हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे और वो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। आज हम लोग फोर्थ वीडियो इस सेशन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ ऑन द रेडिएशन। एज यू कैन सी इन द टाइटल, फिजिकल मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल और फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इन दैट we are going to discuss today the radiations. For previous video you can check out my playlist, or I will keep the link of previous videos on the last slide. चलिए, पहले इन बिफोर प्रोग्रेसिंग फर्दर हमें थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में जानना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे आई होप आप सभी रेडिएशन से अवेयर होंगे। फिर भी कुछ एक पॉइंट्स जो कि हमारे फर्दर डिस्कशन को हेल्प करेगा, उसके लिए मैं कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। लेट अस प्रोसीड। यू कैन सी हियर, ये है रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रम। ओके, ये हमारा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं, और क्या उनके साथ एसोसिएटेड फीचर्स हैं वो जस्ट मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइक गामा रेडिएशन, जो कि बहुत ही छोटे वेवलेंथ है। यहाँ पे ये जो है, ये वेवलेंथ इसके बहुत छोटे हैं। देन वी हैव द एक्स रेज, देन अल्ट्रा वायोलेट रेज, एंड देन कम्स द विजिबल रेंज, जिसकी वजह से कि हम लोग जो भी पूरा देखते हैं वो सारा विजिबल रेज की वजह से देख पाते हैं। इंफ्रारेड हम नहीं देख सकते, बट आपको पता है इंफ्रारेड कैमराज आते हैं जो कि नाइट विजन के लिए यूज होते हैं। देन वी हैव द माइक्रोवेव, जो कि हमारे घरों में रखे हुए माइक्रोवेव जो है उसमें ये यूज होता है। देन आप और हम जो रेडियो इंजॉय करते हैं वो रेडियो वेव्स की जगह से की वजह से हो पाता है। एंड फर्दर मोर, एक चीज जो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो आप देख रहे होंगे कि ये जो वेवलेंथ है, ओके, वेव्स ये कुछ ना कुछ एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। हर जो वेव्स होते हैं उसके पास उसके एसोसिएटेड एनर्जी होती है। एंड यहाँ पे एक कोरिलेशन है कि वेवलेंथ वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज होती है उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी चेंज होती है। बट वो चेंज कैसे होती है? जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो वेवलेंथ है वो कम है अगर हम कंपेयर करें इस वाले वेवलेंथ, और ये जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। इन तीनों में अगर हम कहें तो ये वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, ये और इससे। बट जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है उसकी एनर्जी, उसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसकी पेनिट्रेशन पावर, अप्रोक्सीमेट स्केल ऑफ वेवलेंथ ये दिया हुआ है आपका। एंड कितनी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज पे काम करते हैं, और इसकी जो ये है, सो यू कैन सी हियर कि जो वेवलेंथ्स हैं इनकी अपनी अलग अलग, लाइक गामा रेज ये एटम्स और न्यूक्लियर लेवल पे ये वर्क करता है, उनको ब्रेक करने की पोटेंशियल रखता है। एक्स रेज दे कैन ऑल्सो ब्रेक द एटम्स। देन ये मॉलिक्यूलर लेवल पे ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये एटम को ब्रेक नहीं कर सकता है लेकिन ये मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट कर सकता है। विजिबल, ये इतनी इसकी एनर्जी जिसमें कि वो हमारे सेल्स को पेनिट्रेट कर जाता है। IR, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव जो बिल्डिंग्स को क्रॉस कर पाते हैं। ओके, बट हमारे इंटरेस्ट का यहाँ पे ये है कि वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जीज, तो जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी एनर्जी डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी क्यों जरूरी है ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस एट द, ये जो एनर्जी होती है इसकी वजह से एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आते हैं। ओके, हायर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आते हैं, और यही एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल के चेंजेस जो हैं वो हमें डिटरमाइन करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन अचीव होगा या नहीं। ओके, वन मोर थिंग, एनर्जी है तो इससे हीट भी जनरेट होगी। ओके, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फाइन, ये कुछ चीज़ें थी। अब और ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वो एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। दिस वाज द थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस फर्स्ट बिफोर मूविंग फर्दर। अब चलते हैं आगे। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि रेडिएशंस आर द वेव्स, और वेव्स आर एसोसिएटेड विथ एनर्जी। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमें रेडिएशन से स्टेरिलाइजेशन मिलती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? मैं उसका प्रिंसिपल ये होता है कि वेव्स जो हैं, जो उनके साथ एसोसिएटेड एनर्जीज हैं, उसके उस एनर्जी की वजह से या तो वो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ओके, या फिर वो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स।
ओके, या फिर ये थायमीन थायमीन डाइमर्स बना सकते हैं। ओके, आपको पता होगा तो थायमीन डायमर बनाने की पोटेंशियल जो है वो यूवी लाइट में होती है, जो कि दो टी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है। अब आप सोचिए, ये आपका डीएनए है और इसमें सेम स्ट्रैंड पे एक टी यहाँ पे है और एक टी यहाँ पे है, और अगर यहाँ पे यूवी लाइट का हालांकि टी को ए के साथ बाइंड होना है दूसरे वाले पे, राइट, बट अगर यहाँ पे हम बीच में और भी कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं अगर, और अगर हमें इसको यूवी से एक्सपोज किया तो क्या होगा, यूवी एक्सपोजर की वजह से, जैसा मैंने कहा कि यूवी जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस लाता है। ओके, सो यूवी की वजह से यहाँ पे ये जो दो थायमीन है जो कि डिफरेंट पोजीशन पे हैं, ये थायमीन डाइमर बनाता है। ये दो थायमीन को साथ में अटैच करवा देता है, जिसकी वजह से यूवी के एक्सपोजर की वजह से ये थायमीन डाइमर बन जाते हैं। और इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ जो चला आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, वो इस जगह से ये जो हेयर लूप स्ट्रक्चर बन गया यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ सकता, जिसकी वजह से कि डीएनए का कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, एंड इन दिस वे दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये तो यूवी की बात हुई। बट अदर्स कैसे करते हैं? सो जो दूसरे आयनाइजेशन आयंस हैं, दूसरे रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं, लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज, वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? सपोज ये दो एटम्स हैं जो कि मिल करके यहाँ पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जो फ्री एक्सरेज एंड गामा रेज जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इसका रिजल्टेंट फिर क्या होगा? एक रेडिकल जिसके पास कि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, ये बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन किसी और से ऑक्यूपाई नहीं हुआ, तो ये हमारा एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल बॉडी में कहीं भी जाकर के किसी भी दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे को हिंडर कर सकता है, वहां पे किसी से रिएक्ट कर सकता है, या फिर इन्फ्लामेशन भी रेज कर सकता है, एंड इन दिस वे इट ऑल्सो कॉजेज किलिंग। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए, इफ यू क्लियर, वेरी गुड, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ रेडिएशन। टाइप्स ऑफ रेडिएशन में, जैसा कि मैंने अभी बोला था, आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या क्या होते हैं? एक्स रेज होते हैं एंड गामा रेज होते हैं। गामा रेज। एक चीज मैं आपके लिए, मेरे पास एक बोनस पॉइंट है जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, और आपको यहाँ पे कोई जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है इसको आगे शेयर करिएगा, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है आपका यूवी रेज। ओके, यूवी रेज। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं गामा रेज एंड एक्स रेज वेवलेंथ छोटे हैं इनके, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यूवी रेज थोड़ा इसके मुकाबले थोड़ा बड़ा है, वेवलेंथ उसकी ज़्यादा है, तो इसमें एनर्जी कम है। ओके, फाइन, तो ये क्लियर। अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि ये काम कैसे करता है, आइदर सो इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स बाय द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स और by thymine dimer formation. Okay, so we have cleared the principle of ionizing radiation, then we also clear the types of radiation, we also clear the how it works. अब आते हैं, we are moving towards the last of the video, that suitable for. So ये ये रेडिएशन किसके लिए सुटेबल है? तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में, जो फूड पैकेजिंग मटेरियल होता है, या फूड इटसेल्फ जो होता है, फूड इंडस्ट्री, वहाँ पे फूड पैकेजिंग मटेरियल को स्टेरलाइज करने के लिए, फूड मटेरियल्स को स्टेरलाइज करने के लिए, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल यूज नहीं है, ये सेफ है, एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स, और इसमें किसी की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो लॉस नहीं होती है। दूसरा, ये किस लिए यूज कर सकते हैं? मेडिकल डिवाइसेस में, मेडिकल फील्ड में बहुत यूज होता है ये, मेडिकल डिवाइसेस को स्टेरलाइज करने के लिए। देन सर्जिकल आइटम्स को, सर्जिकल आइटम्स लाइक सूचर्स होते हैं, कैथेटर्स होते हैं, देन आपके
ब्लेड्स होते हैं, कॉटन है, बैंडेजेस हैं, ब्लेड्स हैं, ग्लव्स हैं, इन सब को स्टेरलाइज, जितने भी सर्जिकल आइटम्स आप सोच सकते हो जो कि डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई होने वाले हैं या ह्यूमन बॉडी से कांटेक्ट होने में आने वाले हैं, उन सबको स्टेरलाइज करने के लिए गामा रेडिएशन जो है वो यूज होता है। ओके, सो अब मैं आता हूँ अपने वीडियो के लास्ट पेज में, और जो मैंने कहा था कि आपको एक बोनस यहाँ पे बताऊंगा। सो बोनस क्या है? सो बोनस है अबाउट द यूनिट ऑफ रेडिएशन। ओके, सो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बट कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, या फिर आपने पढ़ा होगा बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, जो रेडिएशन का जो यूनिट होता है वो होता है रोइंटगन। ओके, ROENTGEN, रोइंटगन, ये यूनिट ऑफ रेडिएशन है, यूनिट ऑफ रेडिएशन। बट हमें यहाँ पे देखना है यूनिट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि इस रेडिएशन को यूज करके स्टेरिलाइजेशन जो हो रहा है उसके भी उसको भी मेजर करना है। तो यूनिट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यूनिट ऑफ स्टेरिलाइजेशन होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रैड, RAD, रैड से। और ये रैड जो होता है, ये आपका जो है ये, इसको, ये जो यूनिट ऑफ रेडिएशन है, मतलब जब हम किसी भी बॉडी को या किसी भी सेल को जब हम रेडिएशन से एक्सपोज कर रहे हैं तो वो यूनिट मेजर करना है। सो वो होता है आपका 100 अर्ज पर ग्राम बॉडी वेट, 100 अर्ज पर ग्राम बॉडी वेट। और ये 100 ग्राम, 100 अर्ज पर ग्राम, इसको बोलते हैं ग्रेज, GRAYS, और इसको GY से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, GY। सो 1 GY, मैं यहाँ पे लिखूं 1 GY, 100 1 ग्रेज इज इक्वल टू 100 रेड। ये याद रखिएगा, ये डेफिनेटली आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। ये 1 GY इज इक्वल टू 100 रेड, और 1 GY कितना होता है? ये 100 अर्ज पर ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्रे, एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड्स। ओके, और यूनिट जो एक्सपोजर होता है वो ये जो अपना एक चीज और यहाँ पे, ये जो रेडिएशन है ये बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स, इन सब को किल करता है, बट मोस्ट इफेक्टिवली बैक्टीरिया, इससे मोस्ट इफेक्टिवली, इससे कम स्पोर्स, इससे कम फंजाई, और इससे कम वायरसेस। इट मीन्स आप देख पा रहे हो कि वायरसेस आर लीस्ट अफेक्टेड बाय रेडिएशन। ओके, चलिए, यहाँ ये था एक और बोनस पॉइंट, एक और बोनस पॉइंट है यहाँ पे मेरे लिए, आपके लिए। वो बोनस पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने जो यहाँ पे बात की एक्स रेज की और गामा रेज की, ये प्रोड्यूस कैसे होता है? क्योंकि यूवी लाइट के लिए तो हमारे पास ट्यूब होते हैं जिससे कि हम यूवी लाइट प्रोड्यूस कर देते हैं, बट ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोबाल्ट 60 या फिर Cesium-137। ओके, so please remember these are the sources of radiation production। अगर हमें लैब्स में रेडिएशन प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हम कोबाल्ट 60 या Cesium-137 यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और आपको और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे कि आपको वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू सो मच।